विकसित भारत संकल्प यात्रा में वर्चुअली शामिल होंगे सीएम धामी। बागेश्वर जिले के लाभार्थी से भी करेंगे संवाद। केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों का कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आज अयोध्या प्रस्थान करेगी सीता विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा। सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। आस्था के सामने हारी ठंड। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। देवधोलियों ने भी किया स्नान। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका। 500 से ज्यादा विपक्षी दल आज बीजेपी में होंगे शामिल। 1800 से ज्यादा विपक्षी दलों ने भेजे आवेदन। बाबा केदार को मिला अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। धाम में होगा भव्य समारोह। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा। पहाड़ में शीतलहर करेगी परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जैसे जैसे आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश साफ तौर पर दिख रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के पहली बार उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा 17 से 19 जनवरी तक ऋषिकेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए शामिल होंगी। उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूती देने के लिए संगठन के नेताओं से मिलकर रणनीति पर चर्चा करेंगी। का चुनाव पास है और कांग्रेस में उत्साह बढ़ने हमारी जो नई प्रभारी हैं कुमारी शैलजा रानी जी, वो आज आ रही हैं और देखिए कांग्रेसियों में कितना उत्साह है। और आज यहाँ पर छोटा सा उनका स्वागत समारोह है, फिर वो कांग्रेस भवन जाएंगी सीधा, तो उसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि सोमवार को 500 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि 1800 से ज्यादा आवेदन विपक्षी दलों के नेताओं के भाजपा को ज्वाइन करने के लिए आ चुके हैं, जिनको सिलसिलेवार तरीके से ज्वाइनिंग कराई जाएगी। प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं। तो बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और भिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बागेश्वर में मकर संक्रांति के साथ ही उत्तरायणी मेले का 6 दिवसीय आयोजन किया जाता है। बागेश्वर के प्रसिद्ध बाबा बागनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। बागेश्वर को कुमाऊं की काशी भी कहा जाता है। सरयू गोमती घाट में मकर संक्रांति के दिन 3 दिन तक आस्था की डुबकी लगाना आवश्यक है, जिसे तरमागी के रूप में जाना जाता है। और सनातन धर्म विश्व में हमारा सनातन धर्म सब आगे है। और यह मेला अध्यात्म का है। यहाँ पर आते हैं जनेऊ संस्कार वर्तमान इस प्रकार का कार्य यहाँ होता है। हमारी रीति रिवाज के साथ गंगा के किनारे स्नान करना, डुबकी लगाना, ये हमारा सनातन है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट देहरादून स्थित शहीद दुर्गा मल पार्क में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जनता की सरकार जनता के द्वार नारे के ध्येय के साथ कार्य कर रही है।
दामी सरकार जिस कार्य का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण करती है। उन्होंने कहा कि आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छावनी परिषद के डाखरा के सामुदायिक भवन का शिलान्यास हुआ और दशहरे में लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निश्चित ही ज्ञान क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। पूर्व मेजर धन सिंह थापा डाक्टर क्षेत्र एक सैनिक वाले क्षेत्र है। यहाँ एक रिटायर्ड फौजी वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के लोगों को ब्याह शादी कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम हो तो शहर की ओर जाना पड़ता है। 2 लाख 2.5 लाख जैसा जिसकी मर्जी है चार्ज करते हैं और हमारे पास कोई आता है हम इसको फोन करते हैं 10-20 हज़ार छोड़ देता है। और आज बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ की कैंट की बात है कि लगातार जो हमारे बड़े कार्य करता है मांग को कर रहे थे और आज 10 करोड़ 24 लाख की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। देहरादून में दोस्तों के साथ नदी में खेल रहे 12 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। घायल बच्चे को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार की तलाश शुरू की है। इस घटना के बाद से केनाल रोड क्षेत्र से सटे इलाकों में दहशत का माहौल है। बता दें कि करीब 20 दिन पहले ही राजपूत क्षेत्र में एक बच्चे को गुलदार आंगन से उठाकर ले गया था। नहीं गर्दन में कुछ नहीं है, यही लाए भाव आई थी। मल्ला बोला मछली पूरे खोपड़ी उठाया थोड़े यार। अरे पर पछाड़ी को पूरे छाल आ गया और मामा ये डागी उंडा लियाओ ये बालाजी मंदिर लाओ ना और कहीं तो खबर नैनीताल से, जहां पर नगर में सिल्वर्टन होटल के समीप आउट हाउस में आग की सूचना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। घर पर रखा सारा सामान पूरी तरीके से जल गया। हालांकि घर पर लोग मौजूद नहीं थे। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही। यहाँ पे पता चला कि आग लगी है। कोई दूसरे क्वार्टर में एक आदमी रहता था। इसमें 12 क्वार्टर है, 2 क्वार्टर ये हैं और 10 क्वार्टर अलग से हैं। तो एक आदमी वहाँ पे क्वार्टर में रहता था। उसने फ़ोन किया कि इन क्वार्टरों में आग लगी हुई है। तो हम पीछे आया, पीछे देखा कि आग बहुत ही भयंकर तरीके से लगी हुई थी, काफ़ी तेज़। तो फिर मैंने फटाफट फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और 1 या 2 बहादुर रहते थे और वो खुली आग को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से ये आग लगी है ऐसा लगता है। क्योंकि इसमें कोई बिजली का कनेक्शन तो था नहीं जो कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती, और आग का कोई दूसरा कारण भी ऐसा लगता नहीं है। पर आग बहुत भयंकर तरह से लगी थी। ये मेलविल कंपाउंड में उनके आउट हाउस में आग लगी थी और आग कंट्रोल कर ली गई है। फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ियां मंगाई गई, बराबर पानी चलाया गया, आग कंट्रोल में है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मछुआरों के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जबकि राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27 राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है। साल महज 2 निकाय देहरादून और मुनिकीरेती को पुरस्कार मिलने से उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण इंदौर व सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया। नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। शानदार प्रदर्शन वाले राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़ रहे। 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र के सासवड को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है।
देहरादून नगर निगम में 1 लाख के अधिक आबादी और मुनिकीरेती नगर पालिका को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पुरस्कार मिला। देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा। देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली है, जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक पर था। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण के सामने आने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। देहरादून ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 68वीं रैंक हासिल की। सवाल यह है कि क्या करोड़ों खर्च के बावजूद एक ही कदम आगे बढ़ने को राज्य की उपलब्धि माना जाए? देखिए रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, नगर निगम प्रशासक और जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिया ने पुरस्कार ग्रहण किया। बता दें कि शहरों के साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27वें राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है। इस साल महज 2 निकायों देहरादून और मुनिकीरेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार प्राप्त करने पर नगर निगम देहरादून और नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला को बधाई दी है, जबकि विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है। देखिए, हम लोग स्वच्छता की दृष्टि से आप जानते हैं, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और लगातार पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण भी होता है, तो खुशी की बात है कि हमारे नगर निगम को अब की बार 68वां स्थान मिला है और निश्चित रूप से नगर पालिका मुनिकीरेती को भी स्थान मिला है। मैं अपने उन अधिकारियों का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं और सभी से आग्रह कर रहा हूं कि हम लोग सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आए हैं बहुत ही निराशाजनक है। सरकार करोड़ों रुपया स्वच्छता अभियान में खत्म कर रही है। आपने देहरादून का ही देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपयों का हेरफेर हुआ है और सफाई के नाम पर देहरादून भी 68वें नंबर में है पूरे उसमें। और अगर पूरी राज्यों की रैंकिंग करें तो राज्यों की रैंकिंग में भी राज्य हमारा 19वें नंबर पे है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा। देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली, जबकि पिछले साल देहरादून 59वीं रैंक में था, जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक पर था। सूत्रों के मुताबिक दून नगर निगम की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका गार्बेज फ्री सिटी से कम अंक मिलने से लगा, जबकि शहर को टॉप 50 में लाने का सरकार का लक्ष्य था और इससे लेकर दून नगर निगम की ओर से पद यात्रा निकाली गई। जागरूकता को लेकर भी कदम उठाए गए, मगर सफाई व्यवस्था के मूल काम जमीन पर नहीं दिखे। घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी पूरी तरह लागू न हो सकी। इसी बीच स्वच्छता समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो गए, जिस कारण नगर निगम मिशन में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि दून में बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा किया। वहीं बीजेपी भी नगर निगम देहरादून के कार्यों की सराहना कर रही है। हम देहरादून को जो है स्वच्छ दून सुंदर दून बनाएंगे और देहरादून जो है अपना भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों में जैसे देहरादून की पहचान बनाएंगे। हमने लगातार जो है उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाए। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें 1,28,000 लोगों ने जो है संकल्प लिया कि हम देहरादून में जो है प्लास्टिक मुक्त करेंगे, देहरादून को साफ सुथरा रखेंगे। देहरादून के लिए प्रति जो है उन्होंने संकल्प लिया था और आज उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे जो है हम 384 से आज जो है 68 स्थान पर पहुंचे। देखिए, हमारे नगर निगम के तमाम जो जितने भी मेयर होते हैं, नगर पालिका के जितने भी अध्यक्ष होते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका नगर निगम, उनका नगर पालिका क्षेत्र स्वच्छता क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे रहे। और ये बहुत खुशखबरी की बात भी, बहुत राहत की बात भी है कि देहरादून
पिछले वर्ष जिस पायदान में था उससे आगे देहरादून और बढ़ा है और देहरादून को इस बार स्वच्छता अभियान में बेहतर नंबर मिले हैं, बेहतर अंक मिले हैं। आने वाले समय में अभी तो नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर निगम चुनाव के बाद जो भी हमारे मेयर होंगे हम और बेहतर करने का काम इसको करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा के बाद विपक्ष को हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है और विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है, जबकि सत्ता पक्ष इस प्रदर्शन को उपलब्धि बता रहा है। निश्चित ही देहरादून ने इस सर्वेक्षण में एक कदम तो आगे बढ़ाया है, लेकिन टॉप 50 में आने का सपना साकार नहीं हो पाना भी एक विफलता है। देखना होगा आगे स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड कितना सुधार कर पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस प्रतिभा को निखारने और सामने लाने की जरूरत है। इसे रुड़की के 9 युवा खिलाड़ियों ने सिद्ध कर दिया है, जिन्होंने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल जीतकर रुड़की पहुंची फुटबॉल और योगा की टीम के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड राज्य के कुल 9 बच्चों का चयन हुआ था, जिसमें 6 बच्चे योगा और 3 बच्चे फुटबॉल में शामिल थे। आपको बता दें कि पूरे भारत में से 6 बच्चों का ही चयन योगा में हुआ था, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुड़की के निवासी हैं। साथ ही फुटबॉल की टीम में भी चयनित 3 बच्चे रुड़की के ही। कोच मोहित धीमान ने सरकार से अपील की कि क्षेत्र में बहुत सी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, सरकार को ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम नेपाल से चैंपियनशिप जीत के आए हैं, जिसका चैंपियनशिप का नाम इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप 2024 था। ये सबसे बच्चे पहले आगरा में गए थे नेशनल लेवल पर, जहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है पूरे के पूरे 27 डायरेक्टेड के इंडिया के, जिसमें से फुटबॉल की टीम में हमारे उत्तराखंड से 3 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं जो कि इंटरनेशनल गए थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया 27 डायरेक्टेड से हमारे 6 बच्चे जो योगा में सिलेक्ट हुए हैं और जिन्होंने नेपाल फाइट किया है, वो टोटल 6 के 6 बच्चे हमारे उत्तराखंड के थे। ये सबसे प्राउड मोमेंट है हमारे उत्तराखंड के लिए। मेरा नाम अक्षत कुमार है, मैं योगा में खेल के आया हूँ इंटरनेशनल, और सर हमें बहुत अच्छा लगा खेलकर। सर इंटरनेशनल हम नेपाल में गए थे, वहाँ पर हमें काफ़ी टफ फाइट हुई हमारी, लेकिन सर हमारा मोटिव यही था कि हमें अपने पेरेंट्स का और अपने देश का नाम बनाना है। इसी बलबूते पर हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नेपाल को हराते हुए जीते हैं हम, और 15 पॉइंट से हमने नेपाल को हराया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र सौर में जानवरों के लिए चारा लेने जंगल गई 32 वर्षीय आकाशी देवी पर 2-3 भालुओं ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के साथ गए अन्य लोगों ने शोर मचाकर भालुओं को भगाया और मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। भालू ने अटैक करा है महिला पे, चोटें गंभीर हैं, लेकिन महिला की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। महिला को भर्ती कर दिया है, उपचार उसका भी चल रहा है। जितनी भी चोटें हैं सब चेहरे और गर्दन पे हैं। एक बड़ी चोट है जो कि गर्दन पे है, उसका भी उपचार चल रहा है। बाकी सब ठीक कर दिया गया, रिपेयर कर दिया गया। सुबह हम गाय भैंस के लिए चारा लेने जंगल गए थे। वहाँ जंगल में हमें भालू मिल गए थे, 3-4 भालू ने हमला कर दिया था। तो वहाँ सभी लोग 5-6 लोग थे, वहाँ घास काट रहे थे। तो अचानक से ऊपर से भालू आए तो इन महिला पर हमला कर दिया। तो हमने हल्ला करके भालू को भगाकर इनको रोड तक पहुँचाया, इनको अस्पताल लाए। भालू वहाँ करीबन 3-4 थे। महिला सुबह 8 बजे घास के लिए जंगल गई तो जंगल में 2-3 भालुओं के झुंड ने महिला पर हमला कर दिया। बीच साथ में गए जो अन्य ग्रामीण थे, उनका हल्ला करने के बाद, शोर करने के बाद जो है भालू ने महिला को छोड़ा। उसके बाद उनको 4 किलोमीटर सड़क तक पैदल लाने के बाद फिर गाड़ी से नैनीताल बीडी पांडे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी नैनीताल के कैची धाम पहुंचे। बाबा नीम करौली की तपोस्थली पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कैची धाम में सांस्कृतिक उत्सव एवं स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में पूरी जनसहभागिता के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पर चलकर हमें देवभूमि की सेवा करने का जो अवसर मिला है, उस अवसर पर हम विकल्प रहित संकल्प के साथ पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। नहीं, 500 वर्षों से भी लंबी प्रतीक्षा राम भक्तों ने की है, राष्ट्र भक्तों ने की है। ये कालखंड हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है कि मंदिर बन रहा है। भगवान रामलला 22 जनवरी को वहाँ विराजित हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि का विशेष महत्व है। जब ऐसा कालखंड आया है पूरे हर्ष का, उत्साह का, दीपोत्सव का, दीपावली का, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरायणी के दिन से, शुभ दिन से, ये बाबा का नीम करौली बाबा का ये कैंची धाम जो ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है, एक तो यहाँ से ये अभियान शुरू किया है सफाई का, स्वच्छता का, और पूरे उत्तराखंड के अंदर। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।